मध्याह्न। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं सभी को शुभ मध्याह्न। तो फिर आज हम उसी कहानी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। उस कहानी का नाम ही आप सभी को पता ही है, सूखी डाली। ये व्रत गद्य होने के नाते विस्तार पूर्वक इसका विवरण करना ही पड़ता है। तो इस कहानी में घर में जो कोलाहल चल रहे थे उसके लिए दादाजी ने एक न्याय पंचायत बुलाया था, सबको भी समझाया था। तो घर का रीति रिवाज भी बिल्कुल बदल गए थे। बदल जाने के बाद अब बेला को अजीब लगने लगा कि इस घर में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। ये लोग कैसे हैं इनको समझ में लेना भी मुश्किल है, इनको समझना भी मुश्किल है। तो इन सभी बातों को लेकर बेला और परेश के बीच में झगड़ा शुरू होता है। बेला कहती है कि मुझे अपने मायके भेज दो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे पराये जैसे लगते हैं। यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। कभी बरामदे में किससे बात करने के लिए चली जाती हूँ, सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ, मुझसे पराया सा व्यवहार करते हैं, मुझे जी जी कहते हैं, मुझे जो बैठे हुए कुर्सी सरक कर मुझे बैठने के लिए कहते हैं, मुझे बिल्कुल आदर सत्कार दे रहे हैं। मैं सबको अपनाना चाहती हूँ, इस घर की प्यारी बहू बनकर रहना चाहती हूँ, बहू का दर्जा पाना चाहती हूँ। लेकिन ये उल्टा ही घर के सभी तीनों सासों, घर में रहने वाले छोटे मोटे ननदों, साथ ही साथ घर में आने वाले बाहर की औरतों भी मुझे क्या कर रहे हैं, मालकिन के जैसे देख रहे हैं। इसलिए मेरा मन नहीं लगता है, मैं यहाँ पर किसी को समझ रही नहीं हूँ। ये कैसे हैं, क्यों ऐसे करते हैं, मुझे पता नहीं लग रहा है। काम करो, मुझे अपने मायके भेज दो। जिद पर अड़े रहती है, तो मायके जाने के लिए जिद करती है। पति के साथ झगड़ा शुरू होता है बेला का। तब परे समझाता है, कैसे तुम्हें मैं समझाऊँ, तुम किस तरह हो मुझे पता नहीं। इतना दिन तुझे शिकायत था कि घर के लोग तुझसे दबते हैं, आज वो तुमसे वो दबने लगे हैं। वो भी तुमसे शिकायत है, आज से शिकायत था कि पहले घर की औरतें तेरे बारे में बातें करते हैं, तुझे अपनाते नहीं हैं। तो आज उल्टा वो तुम्हारा सेवा सत्कार करने के लिए तैयार है। तो आज कहती है कि ये लोग ऐसे हैं। तो पहले शिकायत थी कि इन लोगों का काम तुझे करना पड़ता है, आज बल्कि सब उल्टा तुम्हारे काम वो करने लगे हैं। तो लगता है कि तुझे अजीब लोग हैं। आखिर तुम चाहती हो क्या, क्या चाहते हो मुझसे साफ साफ कहो। यूं ही करते रहोगी तो तुमसे निर्वाह ना होगा। परेश भी थक चुका था, क्योंकि जिस दिन शादी हुआ था, शादी इतने दिनों से सिर्फ पति पत्नी के बीच में झगड़ा ही था। परेश भी थक चुका था, सोचने लगा कि क्या करूं, सोचने लगा कि क्या करूं। कब आती तब घर के लिए शिकायत करती थी। कभी घर में रहने वाले टूटे फूटे फर्नीचर के लिए शिकायत थी, तब घर के लोगों के लिए शिकायत थी। अब तो बिल्कुल दूर हो गया है, घर का रीत रिवाज बदल गया है। टूटे फूटे फर्नीचरों पर नए सामान आ गए हैं। घर का रीत रिवाज बिल्कुल शहरीले जैसे बन गया है। जो जैसा चाहते वैसे पकवान घर में बनने लगे। इतना हो तो भी और तुम्हारा समस्या क्या है, अब मायके क्यों जाना चाहती हूँ, तुम्हें समझने के लिए मुझे हद से ज़्यादा समस्या हो रही है। मैं तुम्हें कैसे समझूं, कैसे समझाऊं, समझ में भी नहीं आता है। परेश हद से ज़्यादा क्रोधित होकर बुलाके को भी गाली देने लगा। यहाँ तक पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। तो आज के क्लास में देखेंगे कि परेश उसे किस तरह समझाता है और जो घर से विदा लेकर जाने वाली पत्नी को किस तरह समझा सकता है और क्या कर सकता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बेला और परेश किस तरह इस परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं और बेला को दादाजी या अन्य परिवार के सदस्यों समझाने के बाद समझ सकते हैं और क्या होता है देखेंगे। परेश कहता है, पर इसमें बेला और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती, तनिक सा भी काम करने लगूं तो सभी आ जाते हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करते हैं, मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। इसलिए चिंता एक ही था पर बेला को, जैसे मैं घर में छोटा मोटा काम न करने के लिए चली जाती हूँ, सबको अपना कर में काम करने के लिए चली जाती हूँ,
तब भी मुझसे काम छीन लेते हैं, तब भी मुझसे काम छीन लेते हैं। और मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ, इस घर की मालकिन हूँ और इस घर में मैं रानी बनकर जीना चाहिए। मुझे बड़ी मालकिन के जैसे समझते हैं। सब लोग मेरे आसपास भी बैठने के लिए तैयार नहीं, मुझे छोटे मोटे काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ पर कैसी हो गई हूँ, चुपचाप महारानी के जैसे बैठ रही हूँ। सिर्फ मेरे हाथ पांव हिलाने के लिए ही है, घर के काम करने के लिए कुछ भी नहीं है और काम करने के लिए भी देते नहीं हैं। मुझे सबसे बड़े मानते हैं। तो परेश कहता है इसी बातों को लेकर, मैं नहीं समझता था तुम क्या चाहोगे। तुम्हें शिकायत थी कोई दूसरा आदर नहीं करता, आप सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत था कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, आप सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत है कि तुम सबका काम करती हो, आप सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम न जाने तुम क्या चाहती हो। परेश को गुस्सा आ गया, इसकी बातें सुन सुनकर थक गया। कहता है क्या कि तुम क्या चाहती हो। इससे पहले शिकायत थी कि घर के लोग तुम्हें समझते नहीं है, तुम्हें चाहते नहीं, वो लोग तुम्हें चाहने लगे हैं। पहले शिकायत था कि तुम्हारा कोई आदर नहीं करता है, घर के सब लोग तुम्हारा आदर करने के लिए, सत्कार करने के लिए भी शुरू कर दिए हैं। अभी तुम्हें मतलब नहीं है घर से, अब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबसे दबना पड़ता है, सब लोगों का गाली सुनना पड़ता है, सब लोगों का सेवा करना पड़ता है, सब लोगों को काम करना पड़ता है, बल्कि आप वो सब उल्टा तुम्हारा ही काम करने लगे। इसमें हर्ज क्या है तुम्हारा? पत्नी को समझा देंगे, हर्ज क्या है तुम्हारा, आखिर तुम क्या चाहती हो। मुझे तो समझ में नहीं आने लगा कि तुम क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, कहाँ रहना चाहती हो। सिर्फ तुम्हारा जिद पर तुम बातें करने लगी हो। आखिर क्या चाहती हो, कहो, साफ साफ कहो। तो इतना कहने के बाद पति पत्नी दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है और परेश जोरों से गाली देने लगता है। बेला को बुरा लगता है, रोते हुए रुलाई कंठ से तेजी से अपने कमरे की सीढ़ी चढ़ती है और ऊपर कमरे में जाती है। तब बेला कहती है, निडाल होकर कुर्सी पर से धंस जाती है, न जाने में क्या चाहती है, सिसकने लगती है। पति का जो क्रोध, पति के गालियां सुनकर मन ही मन रोने लगती है। मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। रोने लगती है, जाकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है कि मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, मुझे पता नहीं, न जाने मुझे क्या चाहती हूँ, मुझे पता नहीं। एक एक कारण यहाँ पर बेला के साथ ऐसा हो रहा है कि कहीं दिन से बेला अकेली है, कहीं दिन से उस घर में बेला अकेली है। बेला का अकेलेपन तो इतना दिन बेला को सताने लगा था। अब सब लोगों के साथ मिलजुल कर घर का काम करना चाहती है, घर को अपनाना चाहती है, सास ससुरों का सेवा सत्कार करना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है। मन ही मन बदल गई है, मन ही मन बदल गई है। घर में सब काम करना चाहती है, लेकिन घर में उसका कुछ चले ही नहीं रहा। स्वयं इसी को ही महारानी बनाकर, स्वयं इसी को ही देवी बनाकर सब लोग इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। इसी बातों को लेकर बेला को हद से ज्यादा बुरा लगता है। तब भी सोचती है कि न जाने में क्या चाहती हूँ। हद से ज्यादा उसका दिमाग खाली है, हद से ज्यादा सोच विचार में पड़ गई है और न जाने में क्या चाहती हूँ, न जाने में क्या चाहती हूँ। पर मैं इतना जानूँ जाती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार स्वीकार नहीं चाहती। बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये आदर सत्कार मुझे नहीं चाहिए। बस ये चाहती हूँ कि घर के सब लोगों का सेवा सत्कार करने का मौका मुझे मिले। बस मैं इस घर की बहू बनकर रहने का मौका मुझे मिले। मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मैं अब इस घर की मालकिन बनना नहीं चाहती हूँ, इस घर की देवता बनना नहीं चाहती हूँ, इस घर में छोटे बड़ों से आदर सत्कार नहीं चाहती हूँ, इस घर में मैं सबसे दबना चाहती हूँ, उस घर की कुल एक प्यारे बहू बनकर रहना चाहती हूँ। ये दर्जा आप मुझसे दिला दो। पति से प्रार्थना करती है कि ये दर्जा मुझे आप दिला दो, क्योंकि कहीं दिन हो गए मैं आकर सिर्फ अकेली इस कमरे में बैठते आई हूँ। अकेलीपन मेरा दम घुटने लगा है, मुझे घुटन सी लगती है। इसलिए मैं सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, सब लोगों के बीच में पल बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए मुझे बहू की दर्जा चाहिए, इस घर की प्यारी बहू बनकर रहने का अधिकार चाहिए, प्यारी बहू बनकर सब लोगों का सेवा सत्कार करने के अधिकार चाहिए। ये मुझे तुम दिला सकते हो। पति से बातें करते हैं, बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती हुई इंदु के हाथ में मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश कर रहे थे। दोनों पति पत्नी के बातें चलने लगे थे। इंदु बाहर से कुछ कपड़े धोने के लिए अंदर से बाहर जा रही थी।
तो ये रोते हुए वहीं बैठ गई है। परेश तो इसका सुनकर बाहर गया था। ये कब कैसे बनती है पता नहीं, कब क्या होता है पता नहीं। पत्नी को जितना समझाना था समझाया, समझाने के बाद भी बेला समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो क्रोध से बाहर चले गया, दोनों घुटनों में मुंह छुपाकर बेला उसी कुर्सी पर रोते बैठ गई थी। उस घर की छोटी ननद इंदु कपड़े लेकर धोने के लिए बाहर जा रही थी। तो इंदु से पूछती, इंदु जा रही है कपड़े लेकर और भाभी के पास जाती है। भाभी जी आप क्यों रो रहे हैं? प्यार से कहती है, भाभी जी आप क्यों रो रहे हैं? बेला कहती है। उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। भाभी को 2-3 बार पूछती है कि इंदु भाभी आप क्यों रो रहे हैं? भाभी आप क्यों रो रहे हैं? तो कुछ भी नहीं बताती हुई रोने लगती है। इंदु बेला के कदमों पर हिलाकर भाभी को जोरों से हिलाती है। जी 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 भाभी कहिए क्या बात, आखिर तुम्हें कौन क्या कहा है? भैया ने कुछ कहा है या घर के लोग कुछ कहे हैं? आपको आखिर क्या हुआ है? जब से आप रो रहे हैं मैं आपके पास खड़ी हूँ, पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं। भाभी जी आप क्यों रो रहे? बार बार हिलाकर पूछती है। बेला मुंह ऊपर उठाती है। जैसे ही उसका पूछने का तरीका देखने के बाद बेला को भी होश आए जैसा होता है, तब वो उठाकर नद की ओर देखती है और कहती है, इंदु भाभी जी आप तो रो रही हैं। इंदु फिर पूछती, भाभी जी आप क्यों रो रही हैं? कहिए आप तो रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? बेला कहती है आपको पहुँचते हुए, नहीं मैं रो रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जीजी करके न बुलाया। तब ननद के ऊपर प्यार आता है। कहती है, इंदु इतने दिनों से मुझे तुम कभी भी जीजी नहीं कहती थी, पहली बार जीजी से मुझे बात कर रही है। भाभी जी कह रही है। भगवान की कृपा के लिए, भगवान के लिए तुम्हारे मुँह से जीजी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जीजी मत बुलाओ इंदु, तुम जीजी बुलाएगी तो मैं पराया सा जैसे लगती हूँ तुम्हें, इसलिए जीजी मत कहो। जीजी क्यों कहती हो? इंदु कहती है, लो भला ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे अधिक पढ़ी लिखी। वो लड़की कहती है, ननद अरे भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? जी आपसे नहीं कहूँगा तो मैं किससे जी कहूँ? क्योंकि आप तो बहुत ही पढ़ी लिखी है, शहर में रहने वाली हैं, बड़ी अमीर घराने की बेटी आप हैं, तो इस घर की प्यारी बहू है, तो आपको जीजी नहीं कहूँगी तो किसको जीजी कहूँगी? आपको ही जीजी कहना पड़ेगा। मैं आज से आपको जीजी कहूँगी भाभी। तो इतना कहती है, कहने के लिए तैयार थी, दादाजी ने से कहा है, लेकिन फिर रुक जाती है। बेला को पता चला कहीं दाल में काला है। तो घर के सब लोग ऐसे बातें करने लगे हैं, तो इसके पीछे कुछ वजह है। सब लोग मुझे आदर सत्कार करते हैं, सब लोग मुझसे दबते हैं, सब लोग मुझे ऐसे व्यवहार करने लगे, तो कुछ ना कुछ। इंदु कहने वाली थी, फिर चुप हो जाती है। बेला कहती है, पहले तू तो नहीं हूँ जीजी करके नहीं बुलाती थी। ननद से पूछती है, अरे इंदु पहले तुम कभी मुझसे जीजी नहीं कहती थी, पहली बार जीजी से बात कर रही है, प्यार से मेरे पास बैठ रही है, प्यार से मुझे कुछ कह रही है, आखिर बात क्या है बता दो, प्यार से तुम मेरे साथ बात करती हो। तब इंदु कहती है, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। दादाजी इतने दिन मुझे पता नहीं था कि आपसे कैसे बात करना है, आपके लिए क्या कहना है, आपके लिए क्या करना, मुझे पता नहीं था। दादाजी ने मुझे समझाया, इसलिए मैं आपको जीजी से बातें कर रही हूँ। तब बेला को असली बात जो था घर में, तो घर का बदलाव, घर के रीति रिवाजों की बदलाव, घर के सभी लोगों की बदलाव किस लिए आया? दादाजी समझाने के बाद सब लोग बदल गए हैं। बेला को इस बात की पता लग गई, मुंह कहने से पहले ही इंदु ने कह दिया था, सब कुछ पता लग गया। बेला सोच लगी, सहसा चौंक कर, उसे बिल्कुल अजीब लगा। दादाजी ने कहा था, हाँ मुझे पता है, सब लोग दादाजी कहने के बाद ऐसे कह रहे हैं। उसे पता लगा और सोचने लगी, दादाजी ने ठीक ही कहा होगा, शायद मुझे भी बदलना पड़ेगा। मन ही मन बेला बदलने के लिए सोचने लगी। इंदु कहती है, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, और कहने लगी, हाँ भाभी दादाजी ने कहा था, दादाजी ने सबको बुलाकर कहा था कि सब लोग मिलकर आपको आदर करना चाहिए, आपका सत्कार करना चाहिए, आपके पढ़ाई में बाधा नहीं डालना चाहिए, आप कैसे रहते हैं वैसे रहने के लिए छोड़ देना है, आपके पढ़ाई करने के लिए आपको मौका देना है। दादाजी ने हम सब लोगों को एक दिन पंचायत बुलाकर समझाया था, तब से इस घर में आपका आदर सत्कार हो रहा है। हम घर के सब लोग बदल गए हैं भाभी जी, जो पंचायत दादा ने की थी सभी बातें इंदु भाभी के पास
बताती है। तब बेला कहती किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत क्यों की थी। तो बेला कहती है दादाजी ने ऐसे क्यों किया है हिंदू, कभी मैं दादाजी के पास जाकर किसी का बारे में शिकायत न की थी, ना तो घर के सामानों के बारे में शिकायत की थी, ना तो घर के फर्नीचरों के बारे में दादाजी के सामने शिकायत की थी, ना तो इस घर के रहन सहन के सामने लेकर दादाजी से कभी शिकायत नहीं की थी। घर के पहनाव ओढ़ाव खान पान के लिए कभी दादाजी से शिकायत नहीं की थी। लेकिन दादाजी ने ऐसे क्यों किए, दादाजी ने पूरे नियम ही क्यों बदल डाले। वो मेरे लिए, दादाजी मेरे लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं, मैं कभी ऐसे नहीं चाहती थी, लेकिन दादाजी ने ऐसे क्यों किया। वो एक चिंता बेला के मन में खाने लगा। तब कहती शायद छोटे भैया ने उनसे कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता दादाजी, इसलिए सोच समझ कर यह बात हम सब लोगों से कहा था। बाबा जी आप कभी बाबा भैया के सामने कहे होंगे कि आपका मन यहाँ नहीं लगता है, इसलिए दादाजी के पास जाकर छोटे भैया ने ये बात कही होगी जो आप भैया के सामने कहे हैं। भैया जाकर दादाजी के सामने कहे हैं, दादाजी इस घर के बुजुर्ग हैं, दादाजी इस घर के बुजुर्ग होने के नाते इस घर के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए सब लोगों को बुलाकर दादाजी ने घर के सब सामान बदल दिए, घर के रीति रिवाज बदल दिए, घर ही बिल्कुल बदल गया। भाभी जी आपकी वजह से सब कुछ ऐसा हो गया है, आप तो अब आराम से रहिए, आपको न किसी से शिकायत है, आराम से रहिए। तो बेला सब कुछ सोचने लगी मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं कैसी हूँ, इनका जीवन जैसा था वैसा रहना था, सोच रही है। तब बिंदु कहती है, बेला कहती ओहो यह बात है। तब बेला को समझ में आया, कहने लगी सच बात ये है, मैं उनसे कहूँ वो जाकर दादाजी से कहें दादाजी ने आप सब लोगों से बातें की, आप सब लोग ऐसे बदल गए हैं, बात यहाँ है, मतलब इस चाबी की कुंजी यहाँ है। तो बेला को पता लगा। बिंदु कहती है दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते, हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने लिखने का समय दें। जो बात कही थी दादाजी ने बेला के सामने, ननद हिंदू समझाने लगी भाभी हमारे दादाजी ऐसे हैं, दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, इस घर से कोई अलग होना दादाजी को पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा घर कैसा है एक बरगद का पेड़ के जैसे है, पेड़ से एक डाली टूट कर जाएगी तो पेड़ को ही नुकसान है, तो हमारे घर से कोई एक सदस्य बाहर चले जाएगा तो दादाजी जीवित नहीं रहेंगे। सब कोई घर छोड़कर जाने से पहले स्वयं वही कहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम सब लोग दादाजी का कहना मानते हैं, दादाजी जैसे समझाते हैं वैसे समझते हैं। हमारे घर के दादाजी महान हैं, दादाजी के बिना एक पत्ता भी इस घर से नहीं हिल सकता। भाभी जी आप आया ने अलग घर बनाने की दादाजी से बातें की, तो अलग घर बनाने से बेहतर है कि इस घर को ही बदल डालें, इस घर के रीति रिवाज बदल डालें, इस घर के रहन सहन बदल डालें। दादाजी ने सोच विचार कर हम सब लोगों को समझाया था भाभी जी, उन्हीं के समझाने पर ही हम सब लोग बदल गए हैं, हमारे घर का रीति रिवाज बदल गया है, हमारे घर का खान पान सब कुछ बदल गया है। भाभी जी आप अब तो खुश हैं। हिंदू फिर प्यार से भाभी से पूछते हैं भाभी आप अब तो खुश हैं। बेला कहते हैं पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। तब बेला कहती ननद से देखो हिंदू मैं तो आप सब लोगों से आदर कभी नहीं चाहती थी, अब आगे भी नहीं चाहूँगी, मैं तो आप लोगों से सेवा सत्कार नहीं चाहती थी, अब आगे भी नहीं चाहूँगी, सिर्फ मेरा मन में इतना चाह है कि आप सब लोगों के साथ मुझे मिलजुल कर रहना है, आप सब लोगों का सेवा सत्कार करना है, इस घर की प्यारी बहू बनना है, इसी काम के लिए मैं इतना सब कुछ करती थी, लेकिन मैं कभी ये सब कुछ नहीं चाहती थी। फिर इन जो मन में था बातें ननद के सामने समझाने लगी। हिंदू कहती है कैसे हो सकता है भाभी जी, भाभी जी कैसा हो सकता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के नाते पढ़े लिखे बड़े घरों में अमीरों कैसे रहते हैं वैसे ही रहना पड़ता है, आप तो पढ़े लिखे हैं तो भला आप क्यों घर के काम करेंगे, घर के लिए नौकरानी भी आएंगे, आप जैसे चाहते वैसे नौकरानी भी इस घर में आएंगे। भाभी जी आप कुछ भी चिंता मत करें, आराम से रहें, आपका मन यहाँ लगना चाहिए। हिंदू बार बार भाभी जी को समझाते हैं, दीर्घ विश्वास
तो उसे बुरा लगता है, जोरों से सांस लेती है। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा, मैं आप लोगों को कहने लगी, आप लोग मुझे कितना गलत समझे मुझे पता नहीं, मैं आप लोगों को कितना गलत समझी पता नहीं। ये जो समझाने की समझने की बातें ही छोड़ देंगे। आज से मैं भी इस घर में एक हूँ, आज से इस घर में मैं भी एक हूँ। आज से आप सब लोग जैसा चाहते वैसा मैं रहूँगी, आप लोग कैसे करते वैसा ही मैं भी करूँगी। आज से इस घर में आप लोगों के साथ मैं मिलजुल कर रहूँगी। जो बेला की मन के वेदनाएं ननद के सामने बताने लगी, बदलने के लिए सोचने लगी। इंदु कहती है, आप कैसे बात करते हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। तो कपड़े धोने के लिए भी कुछ कपड़े लेकर जा रही थी भाभी जी। भाभी जी आप चुप रहिए, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इस घर की बड़ी हैं, पढ़ी लिखी, आप आराम से बैठिए। मैं कैसे भी दादाजी के कपड़े धोने के लिए भाग मिल के पास जा रही हूँ। आप दादाजी के कपड़े के साथ आपके भी कपड़े धुल जाएंगे, छोड़िए आपके कपड़े में धोकर लाती हूँ। पटकने का अर्थ ही कपड़ा धोना है, तो धोकर लाऊंगी भाभी जी, आप दीजिए। बेला सोचती है, चुप सोचती है। बेला जो बातें करने लगी ननद सोच विचारती है और कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए आ जाऊंगी। इस बातों को सुनकर इंदु हैरान हो जाती है। भाभी आप कपड़े धोने के लिए क्यों आते हैं, आइंदा ये बात दादाजी को चलेगा तो फिर घर के सभी लोगों को गाली दे सकते हैं। चलिए भाभी कपड़ों को छोड़िए, मैं धोती हूँ। इंदु कहती है, भाभी जी छोड़िए, मैं लेकर जाती हूँ। बेला कहती है, साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। वो कहती है, नहीं नहीं अकेले मत धो इंदु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, हम दोनों मिलकर कपड़े धोएंगे। मेरे कपड़े दादाजी के कपड़े दोनों के हाथ से धुल जाएंगे, चलो हम दोनों कपड़े धोएंगे। इंदु कहती है, दादाजी नाराज हो जाएंगे। भाभी आप ऐसा मत करिए, आप मेरे साथ कपड़े धोने के नल पर आ जाएं। ये बात घर में किसी को पता लगा तो घर के लोग दादाजी के सामने कहेंगे या खुद दादाजी देखेंगे तो बिल्कुल वो नाराज हो जाएंगे, बुलाकर मुझे डांटेंगे। इसलिए भाभी आप मत आइए, चलिए आपके दादाजी के कपड़े दोनों ही मेरे हाथ में ही दीजिए, मैं धोने के लिए चली जाऊंगी, आप मत आइए। इंदु से कहती है अपनी भाभी से। तब भाभी नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु, प्यार से ननद को कहती है। आज से तुम मेरे सहेली से भी अच्छी है, आज से तुम मेरी सहेली बनो, आज से तुम ननद की दर्जा छोड़ दो। प्यार से सिर्फ मुझे भाभी कहो, जी जी मत कहो, जी जी कहोगे तो मुझे पराया जैसा तुम लगती हो, इसलिए सिर्फ भाभी कहो। प्यार से भरे हुए गले के साथ भाभी, इंदु भी प्यार से अपने भाभी को जी कहने का छोड़कर भाभी कहने लगी, चल कपड़े धोएंगे। दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए नल के पास चलते हैं। कहते हैं कपड़े धूप निकलने से पहले कपड़े धोएंगे, आहट में डाल देंगे। दोनों मिलकर कपड़े लेकर नल के पास चले जाते हैं। इंदु पर आपके कपड़े, चलो भाभी आपके भी मेरे साथ में लेकर जाएंगे। अब तो दोनों मिलकर वहाँ से दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की शब्द आने लगते हैं। दादाजी गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू और उंगली के थामे प्रवेश करते हैं। यहाँ पर बेला और इंदु के बातचीत समाप्त हो गए। दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए नल के पास जाते हैं। दोनों मिलकर नल के पास कपड़े धोते रहते हैं। दादाजी कहीं बाहर बैठे थे, वो पोते का हाथ थामे हुए बाहर से अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो दृश्य नहीं देखना था दादाजी देखते हैं। देखकर मन ही मन खुश होते हैं, क्योंकि दादाजी बस इतना चाहते थे कि बेला का मन इस घर में लगे, बेला सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, बेला इस घर को अपनाए, तो उसके जो भीतर की घमंडी है, पढ़ी लिखी घमंडी, वो टूट जाए। इस घर में मिलजुल कर एक अच्छी सी गृहिणी बने। दादाजी भी चाहते थे, वही आज हो रहा है। प्यारी पोती ने जो अपनी भाभी को लेकर कपड़े धो रही है, इन दोनों को कपड़े धोने का दृश्य को देखकर दादाजी हद से ज्यादा खुश होते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि जो मैं चाहता था वही आज मेरे घर में हो रहा है। इस घर से किसी अलग होना मुझे पसंद नहीं था, जो अलग होने की चिंता मुझे थी वही लड़की आज घर के काम कर रही है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। दोनों मिलकर काम कर रही है, कपड़े धो रही हैं। दादाजी खुशी से अंदर आते हैं, नल की ओर देखते हैं, दोनों ठहरे हैं और कपड़े धो रहे हैं। दादाजी, हाँ बेटा मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे।
वो लड़का दादाजी के जो छोटा पोता वो हाथ पकड़ के अंदर आते हैं, कहते हैं दादाजी मुझे मेले में जाकर लेकर जाएंगे, आप मुझे खिलौना दिलाएंगे। दादाजी कहते हैं हाँ बेटा तुम्हें मेले में लेकर जाएंगे, तुम जैसे खिलौना चाहते हैं वैसे ही खिलौना तुम्हें मैं दिला दूंगा, चिंता मत करो। दोनों बात करते हुए अंदर आते थे। इस दृश्य को दादाजी देखते हैं, सहसा पार्क के दरवाजे के पास जाकर टिक जाते हैं। अंदर जाते हैं तो उस दृश्य को देखकर दादाजी वहीं ठहर जाते हैं। आश्चर्य से छोटी बहू देखकर पूछते हैं छोटी बहू तुम क्यों कपड़े धो रही हो? इंदु है घर में कपड़े धोएंगी, रजवा है घर की नौकरानी कपड़े धोएंगी, और घर में जो भी खाली है वो लोग कपड़े धोएंगे, तुम क्यों धो रही हो? तो दादाजी उस पोती को फतेह को पूछते हैं। इंदु कहती है मैंने तो बहुत तेरा कहा, भाभी नहीं मानी। दादाजी इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है। दादाजी इंदु को देखते इंदु कहती है दादाजी इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं, मैं भाभी को 10 बार समझाया कि आप मत आइए कपड़े धोने के लिए, मैं अकेले जाऊंगी, आप ये दादाजी के सभी के कपड़े धोऊंगी, लेकिन मेरा कहना भाभी एक नहीं मानी, वही जबरदस्ती से कपड़े धोने के लिए आई है। दादाजी इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं, जो था सब कुछ इंदु ने बता दी दादाजी के सामने। दादा कहते हैं छोटी बहू इधर आओ बेटी। प्यार से फतेह को बुलाते हैं। पोते के पत्नी को कहते हैं बेटी तुम क्यों कपड़े धो रहे हो? इधर आओ बेटा तुम क्यों कपड़े धो रहे हो? प्यार से बुलाते हैं तो शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास दादाजी जैसे बुलाते हैं। तो दादाजी तो उस घर के बुजुर्ग हैं। दादाजी उस घर के बुजुर्ग 72 उम्र के हैं, बिल्कुल घर में सब लोगों उनको मान मर्यादा देना पड़ता है। ये भी ऐसे ही पल्लू सीधा करते हुए आकर शर्मते हुए दादाजी के पास खड़ी होते हैं। तब दादा कहते हैं बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर। दादाजी कहते हैं बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोगों का काम क्या है? पढ़ना है, लिखना है और सोच विचार बड़े होने चाहिए। कपड़े धोने के लिए इस घर में अनेक अनपढ़ है, वो कपड़े धोएंगे, तुम क्यों कपड़े धो रही हो? बेटा चलो वहां से। जो अपनी भाभी के साथ ही यहाँ खड़ी हुई, मैंने बहुत देर कहा पर भाभी नहीं मानी। इंदु टिकटिकी लग रही थी कि दादाजी मुझे कहीं डांटे। फिर बाबा जो कपड़े धोने का छोड़कर फिर बाबा दादाजी के पास आकर खड़ी होती। इंदु बार बार कहती है दादाजी मैंने भाभी को कितना समझाया, भाभी ने जबरदस्ती से मेरे साथ कपड़े धोने के लिए आई है, इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है दादाजी। भाभी ने जबरदस्ती कपड़े, बार बार वही बातें कर रही है इंदु दादाजी के सामने। दादा फिर कहते हैं जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगे, इंदु बार बार कहने लगी तो इंदु से कहते तुम चुप रहो। इंदु तुम्हें इतनी बार कहा है कि आदर से करो। इंदु तुम्हें कितना बार समझा है कि आदर सत्कार से बात करो, आदर सत्कार से जी शब्द से भाभी को बात करो। भाभी ने नहीं कहा, नहीं माना, क्यों कहती हो? फिर दादाजी इंदु को गाली देते हैं। बेला कहती है भावावेश के कारण रुंधे हुए कंठ से उसे बुरा लगता है, रोने लगती है। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वो डाल टूटकर मुरझा जाए? एक बात कहती है दादाजी आप तो इस बड़ी परिवार के सदस्य हैं, इस घर से कोई अलग होना आपको पसंद नहीं है, सूखी डाली के पेड़ से एक डाली भी टूटना आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो डाली वहीं बैठे बैठे सूख जाए या मुरझा जाए आपको पसंद है? वैसा तो नहीं है। तो मैं भी इस घर में एक हूँ, हम सब इस घर में रहते हैं तो इस घर में मैं भी एक हूँ। आप मुझे बैठे बैठे ही बैठा देंगे तो मेरे हाथ पांव सूख जाएंगे, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, फिर मुझे पराया सा सोच विचार आने लगेंगे। इसलिए मैं इस घर में सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, सब लोगों को अपनाना चाहती हूँ, सब लोगों का सेवा सत्कार करना चाहती हूँ। सब लोगों को अपनाने वाले को तुम पराया से व्यवहार करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता दादाजी। मैं भी इस परिवार में एक हूँ, मुझे सब लोगों के साथ आप अपनाइए, सब लोगों के साथ मुझे गिनिए। मैं भी इस घर में आज से एक बनकर जीना चाहती हूँ, इस घर की प्यारी फतेह बनकर जीना चाहती हूँ, इस घर की प्यारी बहू बनकर सभी सास ससुरों का सेवा सत्कार करना चाहती हूँ। आप ही मुझे मौका दीजिए। बार बार प्यार से दादाजी के सामने बेला निवेदन करने लगी। बेला की बातें सुनकर दादाजी को हंससे खुश हुआ। दादाजी को यह डर था कि इस घर से कोई अलग हो जाए, अलग हो तो वही हो जाएगी, तो दादाजी के जो मन में बड़ा डर था वो भी निकल गया। दादाजी खुशी से उस लड़के को लेकर अंदर चले गए। इंदु और बेला दोनों मिलकर कपड़े धोने के लिए फिर नल के पास चले गए। देखिए छात्रों, इस कहानी में बस हम इतना समझ सकते हैं कि घर में बुजुर्ग हो तो छोटे मोटे समस्याओं को किस तरह मिटा सकते हैं। बड़े परिवार में
मुख्य जो परिवार चलाने वालों के ऊपर किस तरह जिम्मेदारी होती है, तो घर में रहने वाले सभी लोगों के बीच में आपस में किस तरह कामें बांटे दिए जाते हैं, घर में रहने वाले छोटे बड़ों को बड़ों का आशीर्वाद बड़ी परिवार में कैसे मिल सकता है, साथ ही साथ बड़ी परिवार में किस तरह मिलजुल कर रहते हैं, बड़ी परिवार में कैसे कैसे काम बांटे दिए जाते हैं। बड़ी परिवार का मुख्य कारण है कि परिवार में सब लोगों को प्यार सब लोगों के लिए मिलता है, सब लोगों का प्यार सब लोगों के लिए इस परिवार में मिलता है। यहाँ पर कोई छोटे बड़े नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं, जो भी हो सब लोग इकट्ठे होकर इस घर में रहते हैं। सब लोगों के लिए एक ही तरह का खाना बनता है, सब लोगों के लिए एक ही रसोई होती है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, सब लोगों का खान पान एक ही होता है। ये बड़ी परिवार में होती है। अक्सर इन सभी बड़ी परिवारों को जीवन बड़ी परिवारों के नियम कश्मकश शहरीले लोगों के लिए या आजकल हमारे यांत्रिक बदले हुए जीवन में नहीं है। तो उपेंद्र नाथ तस्क जी इस बड़ी परिवार की कहानियां छात्रों के सामने रखा गया। बड़ी परिवार में कैसे होते हैं, बड़ी परिवार में बड़ों को मान मर्यादा किस तरह देते हैं, बड़ी परिवार में जो घर का मुखिया का अधिकार कितना होता है, सब लोग उसका कहना किस तरह मानते हैं। तो ये सभी विषयों को लेकर उपेंद्र नाथ तस्क जी एक पंजाबी देहाती कहानियों को लेकर सूखी डाली नामक एक एकांकिक दीर्घ कहानी उसी पाठ्यक्रम में था। यह कहानी समाप्त हो गया। इस कहानी में हम लोगों को इस कहानी से हम लोगों को इतना सूझ मिलती है कि बड़ी परिवार कैसे, बड़ी परिवार में प्यार कैसा होता है, बड़ी परिवार में जिम्मेदारियां कैसे होती हैं, बड़ी परिवार में निभाने के लिए मुखियों को क्या करना पड़ता है, बड़ी परिवारों में स्त्रियों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, बड़ी परिवारों में कोई पढ़े लिखे आए तो उनको आदर सत्कार किस तरह दी जाती है। कुल इस बड़ी परिवार में क्या है, जीवन का एक संस्कार है। मनुष्यों को जो जीवन चलने के लिए संस्कार चाहिए, सभी संस्कार बड़ी परिवारों में दी जाती है। विभक्त परिवार में भी दी जाती है, लेकिन बड़ी परिवारों में सब लोगों का रिश्ते नाते क्या होते हैं हम जान सकते हैं। रिश्ते नाते क्या होते हैं सब कुछ जान सकते हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, सब लोगों का प्यार मिल सकता है, सब लोगों के बीचों बीच में हम पल बढ़ सकते हैं। बड़ी परिवार में पल बढ़ने वालों को जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है। तो छात्रों यह कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। इस कहानी से संबंधित एक अंक के प्रश्न हम देखेंगे। मिस रानी को किसने काम से हटा दिया, ये एक अंक का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है बेला, यानी नई बहू जो आई थी पढ़ी लिखी, बेला ने मिस रानी को काम से हटा दिया। मिस रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी, कई वर्षों से बेला इनके घर में नौकरानी के दर्जा पर काम करती थी। नौकरों से काम लेने के लिए भी क्या होना चाहिए, नौकरों से भी काम लेने के लिए तमीज होना चाहिए। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है, हंसी के मारे मर जाने की बात घर की मंझली बहू कहती है। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती है, हर बात पर मायके की तारीफ करने वाली इस घर में नई बहू बेला करती थी। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था, दादाजी का छोटा पोता परेश यानी बेला का पति तहसीलदार थे। मलमल के थान और आभरों का परेश किससे पास नहीं लेकर जाते, मलमल के थान और आभरों का परेश किसके पास नहीं लेकर, दादाजी के पास लेकर जाने से डरते थे, क्योंकि पत्नी ने जो दिए हुए शगुन के वस्तुओं उपयोगी नहीं किए थे, दादाजी के पास लेकर जाने के लिए डरते थे। मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए, मूलराज मंझले बेटे का नाम है करमचंद। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ का समान है, दादाजी के अनुसार उनका परिवार सूखी डाली यानी बरगद का पेड़ के समान है। हल्की सी खरोंच भी दवा न लगाने पर क्या बन जाते हैं, हल्की सी जो घाव होते हैं दवाई नहीं लगाएंगे तो बड़ा सा नासुर घाव बन जाता है। नासुर घाव कहते कभी वो ठीक नहीं हो सकता, नासुर घाव बन जाते हैं। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा थी, छोटी बहू के मन में क्रोध जरूरत से भी ज्यादा था। गुणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता, गुणा को गुणा से ही नहीं मिटाया जा सकता है, प्यार से मिटाना पड़ता है। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया था, जगदीश मल्लू जो बच्चे खेल रहे थे उस पेड़ को कभी लगाने का उखाड़ने का कोशिश
कर रहे थे। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहते हैं। दादाजी ने छोटी बहू को उनके मनपसंद सामान खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए पोते से कहते हैं। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। बेला को अपने जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों का आलोचना पसंद नहीं था। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति महान गुण से बड़ा होता है। व्यक्ति जीवन क्रम से बड़ा होता है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? पेड़ की छाया को बढ़ाने के काम पेड़ के जो अंदर के गहरे जड़ होते हैं, जड़ ही पेड़ को बढ़ाने के काम करते हैं। दादाजी को किस कल्पना से सिरहाने से लगती है? दादाजी को जो बरगद का पेड़ का एक डाली भी टूट कर जाना पसंद नहीं था। टूट कर जाना उनको कभी पसंद नहीं था। वही सपने उनको बार बार आने लगते हैं। बरगद पेड़ के कहानी का किनका निर्माण करती है? बरगद का पेड़ एक बड़ी परिवार की कहानी का निर्माण करती है और बड़े परिवार के सोच विचारों की कहानी का निर्माण करती है। दादाजी किसके हक में हैं? दादाजी पोते के हक में हैं। किसने सारी की सारी छत खो डाली? मालवी ने सारी की सारी छत, यानी परेश के पड़ोस मालवी ने सारी छत खो डाली। बंसीलाल का लड़का गली के से पर क्या कह रहा था? गाली दे रहा था। मतलब जो एक छत डाला था उनका चाचा ने उनको गाली दे रहा था। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरते हैं? बेला के प्रकार घर के सभी सदस्य मुर्गी से जो बाज आए हुए कैसे डरते हैं, मुर्गी के बाज के जैसे सब लोग डरते थे। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने यह समझाया था कि घर में बेला का ही राज होगा, वो जैसे चाहती वैसा ही इस घर में रहेगा। घर का रीत रिवाज बेला के लिए बदलने के लिए घर के सभी सदस्यों से दादाजी ने कहा था। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम लिखिए। सूखी डाली एकांकी कहानी का लेखक है डॉक्टर उपेंद्रनाथ अश्क। जो निम्नलिखित प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके अलावा 3-4 टिप्पणियां हैं परेश के लिए, इंदु के लिए, बड़ी बहू के लिए, मंझली बहू के लिए। ये टिप्पणियां भी आप लिख सकते हैं। कुटुंब एक महान वृक्ष है, इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर दीर्घ गद्य यानी एकांकी कहानी समाप्त होता है। धन्यवाद।